नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। इस देश में बाकायदा शुद्ध देसी राजनीति कैसे होती है, आज दस्तक में बात इसी की होगी। शुद्ध देसी राजनीति, जी शुद्ध देसी इसलिए क्योंकि हर का मिजाज अपना अपना है। पावर सेंटर हर कोई बनना चाहता है। 3 तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, समझ जाइएगा ये शब्द क्यों लाया गया। एक ऐसा शख्स जो जीत कर आया है, जिसके हाथ में इस बार बहुमत की ताकत है। एक ऐसी शख्स जो हार के आई है और आज़ादी के बाद कांग्रेस के सबसे दुर्दिन है, बावजूद इसके पावर सेंटर ये भी है। और एक ऐसा शख्स जो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देता है, बावजूद इसके पार्टी सेंटर बना रहना चाहता है, क्योंकि रबर स्टांप के तौर पर एक शख्स को सीएम बनाकर कहते हैं कि मैंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया। 3 पावर सेंटर की 3 अनकही कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है इस दौर का। आइए जरा हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल किस तरीके से ये पावर सेंटर, शुरुआत नरेंद्र मोदी के पावर सेंटर से। कल दोपहर 12 बजे मोदी बीजेपी संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे। उससे ठीक पहले सेंट्रल हॉल में बैठक होगी। इस बैठक में शुरुआत में सिर्फ बीजेपी के 283 सांसद होंगे और उसके बाद ये सांसद आगे बढ़ेंगे और एनडीए की बैठक, एनडीए भी उसमें शरीक हो जाएगी। और उसके बाद 2:45 पर राष्ट्रपति से मिलने नरेंद्र मोदी जाएंगे। दरअसल आज दिन भर 3 पावर सेंटर जो बने रहे दिल्ली में, उसमें संघ का हेडक्वार्टर भी था, उसमें राजनाथ का घर भी था और उसमें गुजरात भवन भी था। हम इसे दिखाएं उससे पहले हमें लगता है कि CWC जो आज जो कुछ जिस तरीके से हुआ, हम उसकी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। यह भी दरअसल एक नायाब हकीकत है। CWC की यह हकीकत दरअसल थके हारे चेहरों की तरह और लड़खड़ाते पांव तो ना कहें, लेकिन जिस खामोशी के साथ ये बैठक शुरू हुई, जिस खामोशी के साथ बैठक खत्म हुई, उन सब के बीच अनकहा किस्सा यही रहा कि दरअसल हर कोई मान चुका था वो हार गया है, लेकिन बावजूद इसके वाजपेयी की कविता हर जुबां पे थी कि हार नहीं मानूंगा, जार नहीं मानूंगा। मसला ये नहीं था इस्तीफा कौन दे, मसला ये था कि कौन जिम्मेदारी ले। जिम्मेदारी उस शख्स ने ली जो रिटायर होने का ऐलान पहले कर चुका है। मनमोहन सिंह ने जिम्मेदारी ले ली और इन सब के बीच, बैठक के बीच इस्तीफा देने की पेशकश। ये सारी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे जरा आगे निकलिए, इस पावर सेंटर के जरा से आगे निकलते हैं। दिल्ली में 3 पावर सेंटर आज नजर आ रहे थे, लेकिन हर के केंद्र में गुजरात भवन। गुजरात भवन में आवाजाही सबसे पहले अरुण जेटली अमित शाह के सुबह 10:24 पे हुई। अरुण जेटली राजनाथ के घर गए, अमित शाह केशव कुंज गए। उसके कुछ देर बाद अरुण जेटली भी केशव कुंज गए। इन सब के बीच उदित राज, RK सिंह, विनय कटियार, ये सभी केशव कुंज पहुंचे। अरुण जेटली अमित शाह थे, फिर कल्याण सिंह, सुषमा स्वराज, विनोद खन्ना पहले राजनाथ के घर, उसके बाद गुजरात भवन पहुंचे। यह सिलसिला और आगे बढ़ा। राजनाथ के घर पे लगातार फहरिस्त बढ़ती चली गई नेताओं की, और ये फहरिस्त इतनी लंबी होती चली गई कि जिसमें CP ठाकुर, वरुण गांधी, संजय जायसवाल, नजमा हेपतुल्ला, स्थिति और आगे बढ़ी। इस फहरिस्त को और आगे बढ़ाया गया। इसमें उमा भारती शरीक हो गई, अनुप्रिया पटेल शामिल हो गई, राधा मोहन सिंह शामिल हो गए, शहनवाज साहब भी पहुंचे। ये फहरिस्त, और शहनवाज केशव कुंज भी गए। ये फहरिस्त और लंबी हो गई। उसके बाद अजय चौहान भी वहां पर आए, जगदम्बिका पाल भी आए, रामकृपाल सिंह भी आए, गोपीनाथ मुंडे भी आए राजनाथ के घर पर लगातार। और आप कल्पना कर सकते हैं, हर औसत अगर मिनट लगाइएगा तो 10 मिनट से भी कम का वक्त निकला। ये स्थिति बढ़ते चली गई। और इन सब के बीच ये सवाल हुआ कि चिराग पासवान भी पहुंचे, योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, अर्जुन मुंडा भी पहुंचे राजनाथ के घर। कोई राजनाथ के घर जा रहा था, कीर्ति आजाद पहुंच गए, इसके बाद उदित राज पहुंच गए, इसके बाद केशव कुंज में। ये सारी फहरिस्त चलती रही, लेकिन भीतर में चल क्या रहा है, रिपोर्ट देखिए। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज, जी इन 3 वरिष्ठों का क्या होगा? 3 वरिष्ठों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या नहीं? अगर मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो कौन से विभाग इनके पास होंगे? और अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती तो तीनों की भूमिका सरकार या पार्टी संगठन को लेकर क्या हो सकती है? ये ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर सिर्फ इस दौर में कयास ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में होगा कौन, यह प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। और जब बीजेपी को मिली बड़ी सफलता के आगे पीछे पीएम बनने वाले नरेंद्र मोदी को ही सब कुछ माना जा रहा है, तो ऐसे में समूची खामोशी इस दौर में संकेत देने लगी है कि सारे निर्णय दिल्ली में गुजरात भवन पर जा टिके हैं, जहां नरेंद्र मोदी टिके हुए हैं। और आज जैसे ही सुषमा स्वराज गुजरात भवन पहुंची, वैसे ही लगभग यह भी तय माना गया कि मोदी के मंत्रिमंडल में सुषमा शामिल होगी और उन्हें उनके कद के लिहाज से जगह भी मिल जाएगी।
दरअसल सुषमा स्वराज दोपहर 11:45 में राजनाथ सिंह के घर से निकली और 12:30 बजे गुजरात भवन पहुंच गई। ध्यान दीजिए तो दिल्ली में अशोक रोड स्थित पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर से झंडेवालान में संघ के हेडक्वार्टर केशवगंज की दूरी महज 2 किलोमीटर है। और यह तो ऐसी जगह है जहां बीजेपी के हर सांसद की आवाजाही लगातार हो रही है। लेकिन दिन भर में करीब 50 से ज्यादा सांसदों ने राजनाथ सिंह के घर या फिर केशवकुंज में दस्तक दी। लेकिन इनकी मुलाकात का औसत वक्त निकालें तो हर किसी के हिस्से में 10 मिनट से भी कम आता है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? हर कोई सिर्फ अपना चेहरा दिखाने जा रहा था या यह समझाने जा रहा था कि वह भी है। वहीं गुजरात भवन में सिर्फ वैसे ही नेताओं ने दस्तक दी जिनका कद अपनी जगह उनकी अपनी राजनीतिक छवि की वजह से है। मसलन सुषमा स्वराज पहुंची तो उनका कद है। कल्याण सिंह भी दोपहर 11:40 में राजनाथ के घर से निकले और 12 बजे गुजरात भवन पहुंच गए। तमिलनाडु के वाइको भी दोपहर में 2:35 से 2:55 तक गुजरात भवन में रहे और जगन रेड्डी ने भी वाइको के निकलते ही दोपहर में आधा घंटे का वक्त गुजरात भवन में गुजारा और उसके बाद वहां से निकलकर राजनाथ का घर पकड़ा। दरअसल जगन ने आंध्र प्रदेश के लिए मोदी से मदद भी मांगी और समर्थन देने की बात भी कही। मदद क्यों और कैसे हो, इसके लिए बकायदा पत्र भी दिया गया और वो पत्र मीडिया में भी बांट दिया गया। लेकिन सत्ता का केंद्र बने गुजरात भवन में भावी प्रधानमंत्री के साथ कोई सबसे ज्यादा वक्त गुजार रहा है या कहें मंत्रिमंडल को लेकर सहमति या फिर रणनीति के लिए जो जुटा है वो अमित शाह और अरुण जेटली है। दोनों ही आज सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच गुजरात भवन पहुंचे और तकरीबन 2-2.5 घंटे तक वहीं रहे। और इसी बीच मुलाकातों का दौर राजनाथ सिंह के घर भी शुरू हुआ और संघ हेडक्वार्टर में बैठे सुरेश सोनी से भी मिलने तमाम सांसद पहुंचने लगे। सुबह राजनाथ के घर सबसे पहले वरुण गांधी, सीपी ठाकुर और संजय जायसवाल पहुंचे तो केशवकुंज में पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह, उदित राज और मनोज तिवारी सरीके पहचान वाले बीजेपी के नए सांसद पहुंचे। लेकिन इन सब के बीच अरुण जेटली और अमित शाह गुजरात भवन और संघ के हेडक्वार्टर यानी केशवकुंज के बीच रास्ता नापते रहे। दोनों जगह मुलाकात कई बार करते रहे तो बिसात दिल्ली में बिछने लगी है, क्योंकि दिन अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है जब नई सरकार को शपथ लेना है और नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री शपथ लेना है। याद कीजिए, प्रणब मुखर्जी हारे थे चुनाव, बावजूद उसके इंदिरा ने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। याद कीजिए, उस समय विरोध हुआ था विपक्षी दल के जरिए ही। 3 चेहरे स्क्रीन पर, ये तीनों चुनाव हारे हैं। मंत्रिमंडल में शरीक रहेंगे या नहीं रहेंगे ये देखने की बात होगी। अरुण जेटली, स्मृति ईरानी, शहनवाज हुसैन हारे हैं लेकिन ताकतवर हैं। लेकिन इन सब के बीच सब कुछ तय नरेंद्र मोदी को करना है। इसलिए आज जो नरेंद्र मोदी से मिलकर निकला, या वो राजनाथ के घर से निकला या आरएसएस हेडक्वार्टर से निकला, हर की जुबान पर सिर्फ एक शब्द, नरेंद्र मोदी। पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर मोदी जी की रैलियां जो हुई थी उससे एक चमत्कार देखने को मिला। लाखों करोड़ों वर्कर की मदद से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया पार्टी की। मुबारकबाद दी। शानदार जीत के लिए उनको, नरेंद्र मोदी जी को बधाई। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रचंड बहुमत जीती है, लोगों के, देश की जनता को बहुत अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं। उन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को नरेंद्र मोदी जी पूरा करें। And we want to see Mr. Modi as the Prime Minister. Today that objective has been achieved. जिस तरह से मैंडेट मिला है, अभूतपूर्व मैंडेट है। अभूतपूर्व तो कांग्रेस के भीतर भी हो रहा है। जरा देख लीजिए कैसे शुद्ध देसी राजनीति हुई। कांग्रेस के इस पार भी गांधी परिवार और उस पार भी गांधी परिवार। तो कांग्रेस अगर इतिहास के सबसे दुर्दिन के दौर में आकर खड़ी हो गई है तो इसकी जिम्मेदारी भी नेहरू गांधी परिवार को ही लेनी है और दुर्दिन से उबारना भी इसी परिवार को है, क्योंकि कांग्रेस इस परिवार से आगे ना तो निकलती है और ना ही निकल सकती है। तो फिर सवाल हार को लेकर मंथन का नहीं, बल्कि कांग्रेस को गांधी परिवार के इर्द गिर्द जोड़े रखने का है। और सीडब्ल्यूसी की बैठक भी, या कहें आज की बैठक में समूची कवायद भी इसी सच को लेकर हुई। लेकिन इस सच से हर कोई मुंह मोड़ते भी रहा। बिना गांधी परिवार कांग्रेस की सोचना भी बेमानी है। यह सच आज का नहीं है, बल्कि 4 दशक पहले कांग्रेस को तोड़कर इंदिरा गांधी ने ही जतला दिया था कि देश में कांग्रेस तो गांधी परिवार के आसरे और कांग्रेस की पहचान है तो गांधी परिवार के आसरे। इसीलिए एक वक्त
इंदिरा गांधी में इंडिया देखा गया और इंडिया तक को इंदिरा गांधी कहने से चापलूस कतराए नहीं थे। लेकिन इसी इंडिया में कांग्रेस सिमटते सिमटते इस हालत में पहुंच जाएगी कि उसकी तादाद विपक्ष के नेता तक बनाने की नहीं होगी, ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। और शायद ऐसे में दो चेहरे आर.के. धवन और फोतेदार हर किसी को आज नजर भी आए। CWC की बैठक में ये पीड़ा सबसे ज्यादा उन कांग्रेसियों के चेहरे पर आई जिन्होंने इंदिरा के जरिए देश पर राज भी किया और गांधी परिवार की ताकत समूची दुनिया को भी दिखाई। धवन और फोतेदार भी जब CWC की बैठक से बाहर निकले तो चेहरे पर दर्द और गुस्सा ही ज्यादा था। धवन का तो हाथ पकड़कर गुलाम नबी ले निकले, लेकिन फोतेदार ने मुंह पर हाथ रखकर काफी कुछ जतला दिया, क्योंकि समूची कांग्रेस को इसका एहसास है। महज 44 सांसदों के साथ CWC की बैठक आज जब शुरू हुई तो पहली कतार में सोनिया और राहुल के अलावे कमलनाथ, वीरप्पा मोइली और ज्योतिरादित्य सिंधिया ही सबसे बड़े और सब कुछ नजर आए। जी, ये इतिहास में दर्ज है कि कल तक मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के तमाम कद्दावर चुनाव हार गए, कई की जमानत भी जब्त हो गई। तो फिर सोनिया और राहुल अगर इस्तीफा दे दें तो कांग्रेस के पास बचेगा क्या? हुआ भी यही। सोनिया राहुल ने अपनी ही बैठक में अपने आप को ही इस्तीफे के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया और इस्तीफे को खारिज भी अपनों ने ही कर दिया। सब कुछ अपना ही था। CWC की बैठक में बचा क्या? जी, वही हाथ जिस पर इस बार वोट नहीं पड़े और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हुई तो उसके हाथ भी खाली ही रहे। कभी कहा गया था इंदिरा इज इंडिया, और अब उसी इंडिया में कहीं कांग्रेस बची नहीं। कांग्रेस में बचे हैं तो राहुल और सोनिया। इंतजार है प्रियंका का। दिल्ली से कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। लेकिन फोतेदार सिर्फ जुमा पर हाथ नहीं रखे थे, कुछ कह भी गए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ नेता माखनलाल फोतेदार जी। फोतेदार जी, बहुत कुछ देखा है आपने, 77 भी देखा, पुराना इतिहास भी देखा। इस बार जो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, इसके बाद कैसे देखते हैं? इसके बाद मैं देखता हूं समूह में जोश था कि पार्टी को रिवाइव करना है, लोगों को फिर जोड़ना है। ये हुआ। सर, सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की। इस्तीफे की पेशकश हुई, सभी ने खारिज कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ इस्तीफा देकर रबर स्टाम्प को बैठा दिया गया। यह भी एक नया पावर सेंटर है और शुद्ध देसी राजनीति। यह बात बिहार की हो रही है। जरा पहचानिए इस शख्स को। आप इस चेहरे को पहचाने या ना पहचाने, लेकिन यही बिहार के नए CM हैं। नाम जीतन राम मांझी है। 3 दिन पहले ही गया लोकसभा सीट पर 1,95,000 वोट से चुनाव हारे और इन्हें सिर्फ 1,31,000 वोट मिले। इनका नंबर भी तीसरा था। तो फिर इनकी खासियत क्या है जो ये CM बन गए? दरअसल जीतन राम मांझी उन्हीं नीतीश कुमार के सबसे वफादारों में से एक हैं, जिन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेकर CM की कुर्सी छोड़ी और सत्ता में बने रहने का जिस महादलित का महाप्रयोग नीतीश ने किया, उसके कर्णधार भी जीतन राम मांझी है। तो जिस जातीय समीकरण को इस बार मोदी हवा ने रफा दफा कर दिया, फिर उसी जातीय समीकरण की पीठ पर सवार होकर बिहार की राजनीति साधने का खेल नीतीश ने खेला है। लेकिन ये जश्न है या रुदन? क्योंकि नीतीश के अलावे बिहार के बाहर नीतीश के किसी मंत्री को जब कोई पहचान मिली ही नहीं, तो ऐसे में CM पद छोड़ने के बाद 10% महादलित को साधने के लिए अपने वफादार और एक वक्त B.Ed घोटाले के आरोपी जीतन राम मांझी को CM की कुर्सी देकर नीतीश ने संभवतः नरेंद्र मोदी का सामना होने से ही खुद को बचाया है। क्योंकि अगर वो CM के पद पर रहते तो कई मौके ऐसे आते जब PM मोदी से उन्हें हाथ मिलाना पड़ता या फिर मिलना ही पड़ता। लेकिन अब वो CM नहीं है, तो ऐसे में शायद नीतीश अपने गिल्ट से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन सवाल वहीं अटका है, बिहार के जनादेश को नीतीश अब भी समझ नहीं पाए या फिर CM की कुर्सी छोड़कर भी समझना नहीं चाहते हैं।